Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu editorials for the date June 18, 2020। तो 18 जून के editorials हैं द हिंदू के, जिनको हम देखेंगे कि करके। Before we start, those who want to join the TEMS portal or those who want to get our current affairs material or those who want to get in touch with us on our social media platforms, they can join us by the links given in the description comment section below। ये जो वीडियो है इसमें एडिटोरियल्स डिस्कशन होगा। इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें आज के पूरे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस पार्ट है, जो न्यूज़ है प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो न्यूज़ आइटम्स रहेंगे वो सारे डिस्कस रहेंगे, बट डिटेल में पहले हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, कुछ मेंस के लिए क्वेश्चंस जो आज के एडिटोरियल से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू टू इफेक्टिवली मैनेज द हेल्थ केयर रिसोर्सेज एट द टाइम ऑफ कोविड-19। मतलब कि इक्विटेबल तरीके से आप हेल्थ केयर रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ कर सकते हो एट द टाइम्स ऑफ कोविड-19, क्योंकि सिर्फ कोरोना के पेशेंट तो नहीं है, पेशेंट आपके कैंसर के भी हैं, पेशेंट आपके दूसरे इलनेसेस के भी हैं। तो आप किस तरीके से जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है उनको इक्विटेबल तरीके से यूज़ करेंगे। हाउ कैन यू मैनेज द हेल्थ केयर रिसोर्सेज द टाइम्स ऑफ कोविड-19। आपको क्या करना है, कीवर्ड्स, की सेंटेंसेस, पॉइंट्स आप मुझे दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी टू मैनेज द ग्रोइंग असर्टिवनेस बाय चाइना इन द इंडो चाइना बॉर्डर। इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो चाइना का असर्टिवनेस बढ़ता जा रहा है, व्हाट कैन द इंडियन डिप्लोमेसी डू एट द डिप्लोमेटिक लेवल टू मैनेज दैट। क्या करना चाहिए इंडिया को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल्स नाउ। पहला जो एडिटोरियल है वह हिस्ट्री द स्टैंड ऑफ एंड पॉलिसी वर्थ रीडिंग री रीडिंग। अब ये जो आर्टिकल है लिखा गया है सुहासिनी हैदर द्वारा। दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन बाय सुहासिनी हैदर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिखती हैं, इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना रिलेशंस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिखती हैं। तो इनके सारे पॉइंट्स मैंने क्या किए हैं, लिख लिए हैं। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। ओके, इस आर्टिकल के सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो ऑथर ने लिखी है कि द क्लैशेस ऑन द रिजेस एट द एरिया ऑफ पेंगोंग सो लेक में पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे फिंगर्स टाइप के माउंटेन्स है, जो रिजेस होती हैं वो फिंगर्स कहलाती हैं। फिंगर 8 तक हम क्लेम करते हैं, चाइना फिंगर 4 पर आ गया, हम फिंगर 4 तक पहले मैन पावरिंग करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्या है कि चाइना ने डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं इन द पेंगोंग सो। तो ये कोई नया डिस्प्यूट नहीं है। सुहासिनी हैदर का ये कहना है, दिस कन्फ्लिक्ट हैज़ बीन रिफर्ड टू एज 5 फिंगर्स ऑफ द तिब्बतन पाम। ये ऑलरेडी उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, 5 फिंगर्स इन द तिब्बतन पाम। मतलब कि अगर ये पाम है तो ये आपकी जो 5 फिंगर्स हैं, okay, this is not a very good hand but these are the 5 fingers and this the palm is the Tibet। okay, तो ये चाइना ऑलरेडी इनके पास एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं 5 fingers of the Tibetan palm। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्ट attributed to माओ, तो जो चाइना के इंपॉर्टेंट एक प्रीमियर थे माओ, उन्होंने ये फिलॉसफी बनाई थी बेसिकली 1950s के टाइम में। एंड उन्होंने कहा था कि जो तिब्बत रीजन है वो है चाइनाज राइट पाम, द पाम इज तिब्बत। एंड इसके बाद जो 5 फिंगर्स हैं उनको लिबरेट करना उनका मेन एम था। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी देयर मेन एम वॉज टू लिबरेट दिस 5 फिंगर्स। 5 फिंगर्स कौन कौन सी, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस फ्रंटियर एजेंसी, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। तो ये 5 रीजन है, इनको लिबरेट करना। लद्दाख आप सबको पता है इंडिया में है, देन नेपाल दूसरा है, सिक्किम इंडिया में है, भूटान अलग कंट्री है, एंड नेफा यानी कि अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए लद्दाख वाले रीजन में, सिक्किम वाले रीजन में जो नाकुला वाला रीजन है, और अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग वाला रीजन है, ये सबको चाइना बोलता है कि उनका है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी रही है जिसको वो कहते हैं 5 फिंगर्स ऑफ द तिब्बतन पाम। ना इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसका अपोजिट कहा। उन्होंने ये बोला कि ये जो 5 फिंगर्स को चाइना अपना बता रहा है, उनकी फिंगर्स बता रहा है, दीज 5 रीजन्स आर मोर क्लोजली एसोसिएटेड टू इंडिया। एंड इनमें से 3 जो है, जिसमें सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का नेफा वाला पार्ट है, वो तो इंडिया का ही है। भूटान, नेपाल भी इंडिया से ज़्यादा क्लोज है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इवोल्यूशन अगर हम देखें तो 1954 में आता है पंचशील एग्रीमेंट आता है। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट आता है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था। अब उस पंचशील एग्रीमेंट में 5 चीज़ें बताई गई थी कि एक म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रहेगा, एक दूसरे कंट्री के खिलाफ एग्रेशन नहीं करेंगे, सॉवरेनिटी रखेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये 5 पॉइंट्स थे। म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। तो ये बेसिकली 5 पंचशील एग्रीमेंट 54 का था। उसके बाद 1959 में दलाई लामा ने असाइलम मांगा, जिसको कि असाइलम दे दिया गया। इंडिया में 1959 पे दलाई लामा आ जाते हैं। उसके बाद टेंशन बढ़ जाती है और 1962 में इंडिया चाइना वॉर होता है, ठीक है ना। नॉट ओनली दिस, इसके बाद क्या हुआ कि चाइनीज़ मीडिया एंड प्रेस दे स्टार्टेड द प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द इंडियंस। तो इंडिया और इंडियंस के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जो था वो स्टार्ट कर दिया चाइनीज़ मीडिया और चाइनीज़ प्रेस ने।
उनकी जो टेक्स्ट बुक है, जो चाइनीज़ टेक्स्ट बुक है जो उनके यहाँ स्कूल में यूज़ होती हैं, दे स्टार्टेड डिपिक्टिंग द 5 फिंगर्स एज चाइनीज़ टेरिटरी। तो उन्होंने क्या आगे स्टार्ट कर दिया कि जो 5 फिंगर्स अभी हमने आपको बताया, जिसमें सिक्किम, लद्दाख, भूटान, नेपाल और आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, उसको 5 फिंगर्स की तरह वो अपनी चाइनीज़ टेरिटरी की तरह वो शोकेस करना शुरू कर दिया। तो दिस वॉज अनदर थिंग विच वॉज देयर। अब इंडिया ने किस तरीके से इन फिलॉसफीज स्ट्रेटजीज को मैनेज किया है, तो ऑथर ने कहा कि 3 तरीके हैं बेसिकली जिसके थ्रू इंडिया ने इनको मैनेज करने की कोशिश की है। 3 तरीके हैं। पहला है मैनेजिंग द बॉर्डर्स, बॉर्डर को मैनेज करके। जैसे कि फर्स्ट थिंग है देयर वाज अ पुश फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। नया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश इंडिया ने शुरू की। इस रेफरेंस में अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो इंडिया ने इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस स्टार्ट की थी 1950s में। इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IFAS वाज स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1950s। इसमें फॉरेन सेक्रेटरी जो था ही वाज द चेयर ऑफ IFAS सिलेक्शन बोर्ड। तो याद रखिएगा इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो बॉर्डर एरियाज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी वो भी स्टार्ट की गई थी। एंड IFAS क्रिएटेड अ बेस फॉर बिल्डिंग इंडियन साइड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर इट वाउंडेड अप इन 1968। तो ये जो IFAS था वो आपका 1968 में खत्म हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, जब मेंस में GS2 में ये क्वेश्चन आएगा, GS2 का क्वेश्चन है बेसिकली ये इंडिया चाइना रिलेशंस का, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा। IFAS यानी कि इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्टार्ट की गई थी 1950s में। 1968 में ये सर्विस बंद कर दी गई। फॉरेन सेक्रेटरी इसका चेयरमैन था, सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन था। रोल इसका ये था बेसिकली जो बॉर्डर फ्रंटियर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बनाना, इसने बेस बना दिया था। 1968 में ये सर्विस बंद कर दी गई। ये जो काम है अब ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO करता है। और लेकिन रिसेंटली कुछ जो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश के ऐसे स्टेट्स हैं, उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि इस सर्विस को यानी कि IFAS को रिसरेक्ट करने की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्पेशल डेस्क वाज क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिसर्स हु वुड टूर ऑल द रीजन्स फ्रॉम नेफा टू लद्दाख और इन ऑर्डर टू मेक सजेशंस फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। एक स्पेशल डेस्क क्रिएट की गई थी MEA द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल डेस्क तैयार की जो कि बोला गया कि नेफा से लेकर लद्दाख तक, मतलब कि यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ से नेफा से लद्दाख तक आप पूरा टूर करेंगे और इन एरियाज के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सजेशंस बनाएंगे। तो ये पहला पॉइंट था कि किस तरीके से बॉर्डर को मैनेज करने की कोशिश की गई है फ्रॉम द इंडियन साइड इन ऑर्डर टू मैनेज एंड टैकल दिस इंडिया चाइना डिस्प्यूट। दूसरी चीज है आउटरीच एंड ट्रीटीज, मतलब कि इंडिया ने क्या किया है, अपने नेबर्स के साथ काफी ज्यादा ट्रीटीज साइन की हैं इन ऑर्डर टू हैव अ क्लोजर एसोसिएशन विद दीज कंट्रीज एंड इन ऑर्डर टू टैकल द ग्रोइंग असर्टिवनेस बाय द चाइनीज साइड। कैसे कैसे उन्होंने किया, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इंडिया ने नेपाल के साथ, इंडिया ने भूटान के साथ अलग अलग ट्रीटीज अलग अलग टाइम पे साइन किया है। इन 1950 बेसिकली इंडिया साइंड अ ट्रीटी विद सिक्किम ऑल्सो। उस समय सिक्किम अलग था, है ना, चोगियाल सैनिक ये सब रूल करते थे उस समय। तो 1950s में उन्होंने ट्रीटी साइन की सिक्किम के साथ, उसको एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाया। 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने सिक्किम को बेसिकली अपने अंदर इंक्लूड किया एज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। 35th एंड 36th अमेंडमेंट एक्ट आपको याद होगा, वो सारी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, एंड उस समय उन्होंने फिर इंक्लूड किया। देन इसके बाद अगर आप देखो तो अलग अलग नेपाल के साथ भी किया, भूटान के साथ भी 2007 में भी फ्रेंडशिप ट्रीटी दोबारा से उसको एक तरह से रिसरेक्ट किया है। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वाई चाइनीज इन्फ्लुएंस हैज इंक्रीज्ड इन नेपाल बट नॉट इन भूटान। अगर आप देखो तो चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है वो नेपाल में बहुत ज़्यादा है लेकिन भूटान में इतना ज़्यादा नहीं है। इसका सिंपल रीजन ये है कि भूटान के साथ जो हमारी गवर्नमेंट ने ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ परपीचुअल पीस, वो 1949 में की थी, लेकिन समय समय पर हमने उस ट्रीटी को रिन्यू भी किया। जैसे कि 2007 में हमने उस ट्रीटी को फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसको इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी कहते हैं, उसके रूप में उसको रिसरेक्ट किया। उसके बाद डोकलाम जब इशू आया तो हमने भूटान की मदद की 2017 के टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा उस समय सीवियर प्रेशर चल रहा था, तो अपन वही बात कर रहे थे कि दोबारा उस ट्रीटी को रिन्यू किया गया था। लेकिन जो नेपाल के साथ हमारी ट्रीटी थी, नेपाल के साथ हमने 1950s में ट्रीटी की बेसिकली, और उसको हमने रिन्यू नहीं किया, दोबारा रिन्यू नहीं किया। तो ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि जो नई ट्रीटीज़ होती हैं, जो रिन्यूड ट्रीटी रहती हैं, वो एक तरीके से ऐसा नहीं कि वो चाइनीज़ थ्रेट को ख़त्म कर देंगी, लेकिन फिर भी वो दोनों कंट्रीज़ को एक स्पेस प्रोवाइड करती हैं कि दोबारा वो टर्म्स को रीनिगोशिएट कर लिया जाए और दोबारा से उन चीज़ों को बेसिकली कहना चाहिए कि आप एक दूसरे के टर्म्स को भी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो बेसिकली वही वाली समझना आपकी ज़रूरत है कि जो नई ट्रीटीज़ हैं वो होते रहने चाहिए, टाइम के साथ वो चेंज होती हैं, उनकी ज़रूरत है।
अब जो तीसरा पॉइंट है किस तरीके से इंडिया ने मैनेज किया है और किस तरीके से उनको आगे मैनेज करना चाहिए, वो है तिब्बत का इशू। तिब्बत का इशू बहुत ज़्यादा एक टिपिकल है, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में तिब्बत वाला जो रीजन पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हमारे रिलेशनशिप को चेंज भी किया है। कैसे? दलाई लामा जो थे वो 1959 में इंडिया आते हैं, जिसके बाद सारा हमारा ट्रबल शुरू होता है। 1962 में चाइना ने वॉर भी किया, जिसका एक पॉइंट मेजर यही था कि हमने तिब्बत के लोगों को असाइलम दिया। अब ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि तिब्बत के साथ जो हमारी पॉलिसी है, जो हम बार बार रिफ्यूजी उनको उनकी कंट्रीज़ में, उनकी कंट्री के लोगों को रिफ्यूज अपनी कंट्री में देते हैं, ये भी हमको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी हमको फ्यूचर रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि जो तिब्बतन बुद्धिज़्म के 4 अलग अलग स्टेट होते हैं, करम्पा होते हैं, काग्यूपा होते हैं, ये अलग अलग तरीके के उनके हेड्स होते हैं, अलग अलग तिब्बतन बुद्धिज़्म के जो 4 हेड्स हैं। तो उनमें भी हमने एक को अभी अपने यहाँ की सिटीजनशिप दी थी, लेकिन फिर हमने देखा कि वो बाद में जा करके दूसरी कंट्री में उन्होंने सिटीजनशिप ले ली। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अब टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ चेंज करते जा रहे हैं और इतने क्लोज नहीं रहे जितना कि पहले सिस्टम था। तो हमको भी अपनी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कहीं इस कारण से कि हम उनको रिफ्यूज़ दे रहे हैं और उनको अपने अंदर इंक्लूड करते जा रहे हैं, हमारा चाइना के साथ और ज़्यादा दूरी बढ़ जाए और चाइना इस चीज़ को एक निगेटिव पॉइंट पे लेकर के हमारे अगेंस्ट और एक्ट करना शुरू कर दे। इस कारण से हमको जो तिब्बत की पॉलिसी है, जो हमने काफ़ी दिनों से 1950 के बाद अपना के रखी है, उसको भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और अब उसको समय के साथ बदलने की आवश्यकता है। तो ये 3 पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट जो ऑथर ने बोला है, वो बोला है जम्मू कश्मीर के ऊपर। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी जो रीऑर्गेनाइजेशन हमने किया, जिसमें कि हमने जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया 2019 में अगस्त में। उसके बाद हमने लद्दाख रीजन को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। चाइना ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं लिया, लेकिन हमारी तरफ से कमी ये रह गई थी कि हमने जब जम्मू कश्मीर के एंगल को सोचा तो हमने केवल पाकिस्तान का कंसिडरेशन किया। हम कभी भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई चेंजेस करते हैं तो हम हमेशा पाकिस्तान को कंसिडर करते हैं कि वहाँ से टेररिज्म आएगा, वहाँ से ये चीज़ें आएंगी, लेकिन हमने प्रॉपर स्टडी इस चैनल में नहीं की कि लद्दाख वाला रीजन जो कि चाइना के साथ बॉर्डर में है, वहाँ क्या कंडीशंस बिगड़ सकती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, जब भी जम्मू कश्मीर का कंसिडरेशन करनी चाहिए तो वहाँ पे न केवल पाकिस्तान का एंगल बल्कि चाइना के एंगल को भी देखना चाहिए और दोनों बॉर्डर को उतने ही तरीके से सिक्योर करने की ज़रूरत है। न केवल जो पाकिस्तान साइड पे बॉर्डर है, रादर जो अक्साई चीन वाला जो पार्ट लद्दाख का पार्ट पड़ता है चाइना के साथ, उसको भी उतना ही केयरफुली हमको स्टडी और एनालाइज करने की ज़रूरत थी। इसके बाद कुछ और कारण है जिनके कारण इंडिया और चाइना के रिलेशन अभी थोड़ा ख़राब हुए। उसमें एक मेजर रीज़न था कि होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन वाला पार्ट दोबारा इंडिया में इंक्लूड करेंगे। चाइना ने इसको भी लाइटली नहीं लिया। इसके बाद एक और चीज़ ऑथर ने बहुत अच्छी बोली है कि नेपाल का जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो इसी टाइम में होना, ये महज एक इत्तेफाक या महज एक कोइंसिडेंट नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और कहीं ना कहीं बैकएंड में नेपाल को सपोर्ट दिया जा रहा है बाय द चाइनीज़ फोर्सेज इन ऑर्डर टू पिंच इंडियंस ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो, क्योंकि चाइना का पैंगोंग में अटैक करना, चाइना का सिक्किम नाकुला रीजन पे अटैक करना, देन काला पानी रीजन आपका नेपाल भी उसी समय एग्रेसिव हो जाता है। नेपाल भी बॉर्डर पे पुलिस जो है वो गोलियां चलाने लगती है। तो ये सारी चीज़ें दे आर नॉट आइसोलेटेड इवेंट्स, रादर दे आर कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स। तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए इवेंट्स हैं, अलग अलग तरीके से उसको देखना हमको बंद कर देना चाहिए। तो ऑथर ने फाइनली यही कहा है एंड करते समय इस आर्टिकल को कि हमको जो 5 फिंगर्स वाला रीजन है, जो हमने 5 फिंगर्स हमने देखी कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और लद्दाख वाला रीजन हो गया, इन 5 पार्ट में हमको जो हमारा इंटरेस्ट है उसको दोबारा से और ज़्यादा रिन्यू करने की ज़रूरत है। और सिक्किम, अरुणाचल और जो लद्दाख है वो तो हमारे खुद के पार्ट है, लेकिन भूटान और नेपाल के साथ हमको दोबारा से एक नए तरीके से और ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ाने की ज़रूरत है। तभी हम कहीं ना कहीं चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को टैकल कर सकते हैं इस एरिया में। दूसरा जो आर्टिकल था वो था डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। अब यहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो फिंगर 4 टू फिंगर 8 वाले रीजन में बढ़ा है, इन द पैंगोंग सो रीजन, वहाँ जो है तो ये इन्फ्लुएंस बढ़ गया था चाइनीज़ का। देन नाकुला पास में हमने देखा कि वहाँ पे भी चाइनीज़ पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। इन दोनों आर्टिकल को हम मिलाकर ही देख रहे हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली बोला कि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स कैसे होगा, क्या अटैक करके हम प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं? तो ऑथर ने कहा है नहीं, जो भी मुद्दा निकलेगा या सुलझेगा वो केवल और केवल तभी सुलझ सकता है जब आप बातचीत से इसको ख़त्म करें, ना कि अटैक करके। कोई अटैक फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा। ऑफेंस विल नॉट बी अ सोल्यूशन फॉर दिस थिंग। ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक टू अप्राइज द नेशन ऑफ एग्जैक्टली व्हाट अकर्ड इन सिंस लेट अप्रैल। तो सबसे पहले अगर हम पूरे लद्दाख का इशू या पैंगोंग का इशू या सिक्किम का इशू समझना चाहते हैं तो ऑथर ने सजेशन ये दिया कि हमको अप्रैल से अभी तक जितनी भी गतिविधियां हुई हैं उन सबको दोबारा से स्टडी करने की जरूरत है कि किस तरीके से चाइनीज़ ने अपना इन्फ्लुएंस एक एक करके इन रीजन्स में बढ़ाना शुरू किया और किस तरीके से वो इंटर होना शुरू किए। अभी तक
होम मिनिस्ट्री का ये कहना था कि चाइनीज़ हमारे एरिया में इंटर नहीं किए हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट अटैक हुआ और उसमें 20 हमारे जवान शहीद हुए, उसको देखकर ये क्लियर हो चुका है कि वो इंटर कर चुके हैं इंडियन टेरिटरी में। इसमें अब कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। गलवान क्लैश का जो भी गलवान एरिया में हुआ, कैसे लाइफ हुई, और ट्रिब्यूट, अगर हम ट्रू ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी लाइफ लूज़ की है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाएगा जब हम किसी भी तरीके से चाइनीज़ को वापस उनकी टेरिटरी में वापस भेज दें और अपने जो एरियाज थे उनको वापस से रीगेन कर लें। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन दैट शुड हैपन। हमको यहाँ पे बहुत सावधानी से बैलेंस बनाकर चलना है। ऑफेंस एंड डिफेंस का एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है, ना अटैक की बहुत ज़्यादा अटैक पोजीशन में आना है, ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशन में आना है। लेकिन हमको अपनी बातें बहुत क्लियरली उनके सामने रखनी पड़ेगी कि उनकी जो ट्रूप्स का फुल विड्रॉल होना चाहिए, जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया वो पूरी तरीके से खाली करा लेनी चाहिए। तभी जा करके हम ट्रू ट्रिब्यूट दे सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान इसके लिए गंवाई है। सो दैट इज़ वॉट द ऑथर सजेस्टेड। तो ये दोनों आर्टिकल आपको एक साथ ही पढ़ने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा जो आर्टिकल है वो है अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटेबल एंड इफेक्टिव केयर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो 19 डिसीज़ है, दैट हैज़ मेजरली अफेक्टेड द हेल्थ केयर सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचाया है इसने, और बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे इसकी प्रॉब्लम आने लगी है। कैसे, ऑथर ने एक एक करके बताया। सबसे पहले हम बात समझें कि कोविड-19 में बेसिकली जो मेजर पुश था, गवर्नमेंट मेजर क्या बोल रही थी कि आपको टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, आपको क्वारंटीन करना है, टेस्टिंग बढ़ानी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका पुश भी, उनका भी जो मेन मोटिव था, पहले डॉक्टर्स का मेन मोटिव क्या होना चाहिए था कि लाइफ सेव करनी है, जो लोगों की जान जा रही है उनकी जान बचानी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मोटिव भी चेंज होकर क्या कहाँ पे चला गया, वो मोटिव चेंज होकर के टेस्टिंग और इन सब पे रह गया। ठीक है ना। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि प्रॉपर सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, जो एक टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहे, और डॉक्टर्स जो है वो फुल्ली एक तरीके से यही काम करें कि वो जो मॉर्बिड लोग हैं, को मॉर्बिडिटी के शिकार हैं, जिनको और भी बीमारियां हैं और जिनकी कोविड-19 कारण जान जा सकती है, उनकी जान बचाना उनका मेन काम होना चाहिए, ना कि टेस्टिंग का। टेस्टिंग का काम एक सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर को देना चाहिए। ऑथर ने कहा कि मेन स्टेट ट्रीटमेंट का यही होना चाहिए। आपको अब देखो क्या है, ऑथर ने यहाँ पे डिवाइड किया है कोरोना वायरस केसेस को दो अलग अलग कैटेगरीज में। एक कैटेगरी है जो आपका माइल्ड कोरोना केसेस हैं, दूसरी कैटेगरी है जो आपका सीवियर मॉडरेट कोरोना केसेस हैं। तो ऑथर ने कहा है कि हमको ये देखना चाहिए कौन से माइल्ड केसेस हैं, कौन से सीवियर केसेस हैं। माइल्ड केसेस तो अपने से ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल विटामिन सी की गोलियां खाने से, नॉर्मल आपको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके, फैमिली में भी आप उसको देख सकते हैं। तो ऑथर ने कहा है कि सिंस हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स कम है, बेड्स कम है, आईसीयू फैसिलिटीज कम है, तो आपको प्रॉपर, ऐसा नहीं कि आप किसी को नॉर्मल खांसी जुकाम भी आ रहा है तो आप उसको एडमिट करके आईसीयू में डाल दो। आपको ये दिमाग लगाना चाहिए किस व्यक्ति को आईसीयू की जरूरत है और किस व्यक्ति को आईसीयू की जरूरत नहीं है। आप बाद में ये बोलते रहते हो कि आपके पास बेड कम पड़ गए, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो लगभग 50,000 बेड्स में 10,000 लोग ऐसे होंगे जो नॉर्मल अपने घर में भी रह सकते थे। तो यही आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि माइल्ड केसेस के कोरोना पेशेंट कौन से हैं और सीवियर मॉडरेट केसेस के कोरोना पेशेंट कौन से हैं। जो सीवियर केसेस के हैं उनको आप तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, आप तुरंत उनको ऑक्सीजन फैसिलिटी प्रोवाइड करो, आप उनको आईसीयू प्रोवाइड करो और उनको प्रॉपर मेंटेनेंस के अंदर रखो, प्रॉपर ट्रीटमेंट के अंदर रखो। लेकिन ऐसे केसेस जहां पे सिर्फ नॉर्मल केयर से, नॉर्मल उनको अगर आप मेडिसिन एडमिनिस्टर करके भी उनको ठीक कर सकते हो तो उनको होम क्वारंटीन करो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली को दो कि आप समय समय पे ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहें। जब आपको लगे ऑक्सीजन कम हो गया तो ये काम करें, ये दवाइयां दें, आप नॉर्मल भी उनको देख सकते हो। तो ये डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए कि किस पेशेंट को कितनी ज़रूरत है। यहाँ पे एक टर्म है हिपोक्सेमिया। हिपोक्सेमिया जो टर्म है उसका है लो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, मतलब जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है उसे हिपोक्सेमिया कहते हैं, और ये एक मेजर रीज़न है कि क्यों डेथ होती है। तो हिपोक्सेमिया को आपको ऑक्सीजन लेवल को बार बार चेक करते रहना है, इसके लिए ऑक्सीमीटर बनाया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ जो थी ऑथर ने इसको डिफरेंशिएट किया है। वी नीड टू सेंड आउट अ क्लियर, दूसरा चीज़ जो ऑथर ने बोला है कि कॉम्बैटिंग फियर, कोरोना वायरस इतना ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं जितना उसका डर इंपैक्टफुल है। तो ऑथर ने कहा है कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक कोरोना का डर है। तो सबसे पहले हमको एक क्लियर मैसेज ये भेजना चाहिए पब्लिक में कि कोरोना ऐसा नहीं कि अगर आपको हो गया तो आपकी जान ही चली जाएगी। आप उसमें ठीक होते हो, आपको उनके नंबर्स बार बार लोगों के सामने बताना चाहिए कि कितने लोग ठीक हुए हैं, कितने लोग ठीक नहीं हुए हैं। हर चीज़ पब्लिक
पब्लिक के सामने क्लियरली आपको रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ये क्लियर मैसेज भेजना चाहिए कि आप अफोर्डेबल कॉस्ट में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, ठीक है ना। तो लोगों को जब ये पता चलेगा कि हाँ उनका ट्रीटमेंट वो करा सकते हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट में करा सकते हैं, तब जाके उनको कॉन्फिडेंस आएगा कहीं ना कहीं, और तब उनका डर कुछ खत्म होगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कोविड-19 के जो कॉस्ट है उसको कैप कर दिया, मतलब कि उससे ज़्यादा कॉस्ट, मतलब सपोज होना कि 5,000 पे, कि 5,000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो किसी भी कोरोना पेशेंट से उसके ट्रीटमेंट में। तो उन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है कि इससे ज़्यादा आप नहीं लोगे। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि आप इससे ज़्यादा कॉस्ट आपको नहीं लगेगी, तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्डिंग होती है। तो गवर्नमेंट को यही करना चाहिए कि वो एक कैपिंग करें, और प्राइवेट जो सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनको अलग से भले उनको रीइंबर्स कर दे किसी सब्सिडी के थ्रू, लेकिन वो चीज़ लोगों के पॉकेट में नहीं पड़ना चाहिए। वो चीज़ गवर्नमेंट अपने ऊपर ले कि ठीक है जब लॉस हो ही रहा है तो थोड़ा सा और सही, तो आपको ये करना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप अलग से रीइंबर्स अलग से कर दो, बट वो चीज़ जो है उसका बर्डन लोगों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ कि मेडिकल स्टाफ बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि उनको ये लगता है कि उनके थ्रू उनकी फैमिली को हो जाएगा। तो डर केवल पेशेंट में नहीं है, डर आपका मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स में भी है कि उनके थ्रू उनकी फैमिली को हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे सकते हैं, पीपी किट प्रोवाइड कर सकते हैं, फेस शील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर केयर, क्लिनिकल केयर प्रोटोकॉल्स आप दे सकते हैं। तो इससे उनको इंकरेजमेंट मिलेगा। अब अगर आप किसी व्यक्ति को बिना ग्लव्स के आप ये बोल दो कि आप जाके सैंपल कलेक्ट करो, तो उसके अंदर तो डर रहेगा ही, लेकिन अगर आप उसको आप प्रॉपर इक्विपमेंट देते हो, प्रॉपर आप पीपी किट देते हो, हैंड ग्लव्स देते हो, मास्क देते हो, शील्ड प्रोवाइड करते हो अगर अपनी तरफ से, तो उसका कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट मिलता है। दूसरी चीज़ आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो ये पेशेंट्स हैं, ये पेशेंट बार बार अपने फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करते रहें, कम्युनिकेट करते रहें। न केवल पेशेंट कम्युनिकेट करते रहें, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, वो भी बार बार कम्युनिकेट करते रहें अपने फैमिली के थ्रू, अपने रिलेटिव्स के थ्रू, तभी जाके उनका जो फियर है वो कहीं ना कहीं कम होगा। टुवर्ड्स दिस अब कुछ और सजेशंस दिए गए हैं। ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच हैव द पोटेंशियल शुड टेक केयर ऑफ कोविड-19। ऐसे हॉस्पिटल्स, जो भी हॉस्पिटल कर सकता है कोविड-19 का ट्रीटमेंट, उसको करने की ज़रूरत है। इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकता है गवर्नमेंट, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकता है। एवरी पेशेंट शुड बी एबल टू एक्सेस मेडिकल केयर फॉर कोविड-19। हर पेशेंट को कोविड-19 की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। ओनली पेशेंट विद मॉडरेट एंड सीवियर कोविड निमोनिया शुड बी एडमिटेड। केवल उन्हीं को एडमिट करो जिसको सीवियर से मॉडरेट निमोनिया है, तभी आप उनको एडमिट करो। जो नॉर्मल केसेस हैं उनको आप होम क्वारंटीन करके आप उनको ये बता दो कि क्या मेडिकेशन देना है, क्या उनको सेफ्टी बरतनी है। देन आईसीयू केयर शुड बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर पेशेंट्स हु हैव रिवर्सिबल इलनेसेस। मतलब कि ऐसे लोगों को ही आप आईसीयू फैसिलिटी प्रोवाइड करो जो कि एक तो जान जा सकती है, या जिनकी रिवर्सिबल इलनेस है, मतलब जिनकी और दूसरी बीमारियां या यही बीमारी दोबारा से आ सकती है, तो केवल उन्हीं को आप आईसीयू केयर प्रोवाइड करो। देन कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी देयर, मतलब कि लोगों को ये कंफर्मेशन दो कि आपके बारे में हिडन रखा जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन दूसरों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि लोगों को ये भी डर है कि अगर उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बिगड़ती है तो उनका एक सोसाइटी में जो उनका मिलना जुलना था आगे भी वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी उनको दिमाग में रखनी चाहिए। देन द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द बेसिक कॉस्ट ऑफ कोविड-19 केयर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट को खुद अलग से सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसका बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर ना आए। सिटी हॉस्पिटल शुड पूल देयर आईसीयू रिसोर्सेज फॉर द केयर ऑफ कोविड-19 निमोनिया। जो आईसीयू रिसोर्सेज है उनको और इकट्ठा करके रखना चाहिए ताकि जो कोविड-19 निमोनिया जो सीवियर केसेस है उनकी देखभाल हो सके। द स्टाफ प्रोवाइडिंग कोविड-19 केयर शुड रिसीव एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडेड एप्रोप्रिएट पीपी किट एंड अदर फैसिलिटीज। तो जो स्टाफ लगा हुआ है उसको एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ कि किस तरीके से हैंडल करना है पेशेंट्स को, कैसे सैम्पलिंग करनी है, कैसे उनके साथ रहना है। दूसरा, उनको प्रॉपर आप प्रोटेक्टिव किट्स प्रोवाइड कराओ। देन लास्ट ये है कि आप जो फैमिलीज हैं उनको ये बोलो कि वो कम्युनिकेट करते रहें, और जिन स्टाफ मेंबर्स की फैमिली से किसी की डेथ हुई है, या अगर किसी स्टाफ मेंबर की ही डेथ हुई है, तो उसकी फैमिली एटलीस्ट अप्रोप्रिएट कंपनसेशन यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से मॉनेटरी सपोर्ट उनको मिल सके। दीज वर द सजेशंस गिवन इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करेंगे, जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है मैटरनल हेल्थ मैटर्स। इस आर्टिकल में ऑथर ने ये बोला है कि अगर हिस्ट्री देखी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर ध्यान दिया है। उनको जननी सुरक्षा योजना हो गई या अलग अलग योजनाओं के थ्रू उनको कैश बेनिफिट, 6,000 रुपये का कैश बेनिफिट, ये सारी चीज़ें को देते आए हैं।
लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये ऐसी जो प्रेग्नेंट वुमेन थी इनको एक तरह से भुला दिया गया। दिस वाज द सेक्शन विच वाज फॉरगॉटन एट द टाइम्स ऑफ दिस कोरोना के कारण बाकी जो ऐसे केसेस थे, प्रेगनेंसी के केसेस थे या ऐसे केसेस थे जो कि ऑलरेडी किसी और बीमारी से जूझ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कम ड्यू यहाँ पे दिया गया है रादर देन फुल। तो इसमें ऑथर ने एक नंबर दिया कि 9 लाख प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी थी, 15% ऑफ द 6 मिलियन वुमेन गिविंग बर्थ, मतलब लगभग 6 मिलियन 60 लाख महिलाएं बर्थ देने वाली थी, उनमें से 9 लाख ऐसी थी जिनको क्रिटिकल केयर की जरूरत थी। उनमें से कई ऐसे केसेस थे जिनको एबॉर्शन या मिसकैरियज भी हो गया था। तो यहाँ पे इतनी वुमेन थी जिनको कि हमने ध्यान नहीं दिया कोविड-19 के टाइम में। इनफैक्ट हमने कुछ ऐसी चीजें कही जो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती रही, जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि प्रेग्नेंट वुमेन को सबको टेस्टिंग करानी है और सर्टिफाई कराना है कि वो कोविड-19 निगेटिव है। अब ये चीज़ें तो आपने बोल दी, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि कौन से हॉस्पिटल में कराना है, क्या वहाँ पे फैसिलिटी होगी अलग से, किस तरीके से वो कर पाएंगी, जो विमेन ऑलरेडी लेबर में है वो क्या करेंगे, किस तरीके से टेस्टिंग कराएंगे। तो ये और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली कंडीशन थी, ना कि ईजी करने वाली। तो हेल्थ पॉलिसी मेकर दे नीड टू एक्नॉलेज द शॉर्ट कमिंग ऑफ एन ओवर स्ट्रेस्ड एंड अंडर रिसोर्स सिस्टम। तो सबसे पहली बात ऑथर ने कहा है कि हमको ये अपनी शॉर्ट कमिंग, अपनी गलती, अपनी कमी को समझने की ज़रूरत है। हमारे रिसोर्सेज कम है, उनको समझने की ज़रूरत है। 80% हमारे जो डॉक्टर हैं, 64% जो बेड है प्राइवेट सेक्टर के क्लिनिक्स के, वो ऑलरेडी क्लोज डाउन, वो ऑलरेडी आपके कोरोना या इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको दोबारा से रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। एंड हमको रिसोर्सेज और ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि हम प्रॉपर अलग अलग जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकें एटलीस्ट, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। इंडिया का अगर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट देखा जाए तो 122 डेथ पे आ गया है। 122 महिलाएँ लगभग हर 1 लाख लाइव बर्थ पे 122 की डेथ होती है। तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या कहलाता है कि हर 1 लाख लाइव बर्थ में कितने महिलाओं की डेथ होती है, ये आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहलाता है कि हर 1 लाख बर्थ में कितनी महिलाओं की डेथ होती है। तो पहले ये नंबर था 167, वो अभी हमने अच्छा करते करते 122 पर लेके आ गए हैं। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में जो हमारी 15 साल की मेहनत थी ये फिर से बर्बाद होने की कगार पे है और ये रेशियो फिर से बढ़ने की कगार पे है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको किस तरीके से हर जो सेक्टर है, चाहे वो डिसेबल्ड हों, चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हों, उन सबको अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि उनकी केयर भी की जा सके। मेकिंग एन एनवॉय फील एट होम, जो चौथा आर्टिकल, इसमें एक फैक्ट नॉर्मल है, सिर्फ केवल एक फैक्ट जानने की जरूरत है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था वजीर निज़ामुल मुल्क तूसी द्वारा लिखी गई किताब थी सियासत नामा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 11वीं सेंचुरी की वजीर निज़ामुल मुल्क तूसी ये किताब किसने लिखी है, तो सियासत, ये इन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो सियासत नामा नाम की किताब है, जिसने एम्बेसडर्स के ऊपर, यानी कुछ एनवॉय होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं कंट्री के दूसरी कंट्री में, उनके ऊपर ये किताब लिखी गई थी। तो याद रखिएगा सियासत नामा रिटन बाय निज़ामुल मुल्क तूसी। और इसमें उन्होंने बताया कि एक काम नहीं होता है एम्बेसडर्स के, उसके 1000 काम होते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये आर्टिकल लिखा गया था हामिद अंसारी द्वारा लिखा गया था ये आर्टिकल, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट ऐसा नहीं था कि आंसर राइटिंग में आपको मदद करेंगे, लेकिन ये फैक्ट ऐसा था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सो दैट इज इट फॉर द डे विच वॉज इंपॉर्टेंट। मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड-19 ये जो आर्टिकल है इसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं मिलेंगे जो आपके मेजर आंसर राइटिंग, मैंने ज़रूर पढ़ा है ये आर्टिकल, लेकिन ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा इसमें कि इसके ऊपर क्वेश्चन की संभावना है या नहीं है, और इस आर्टिकल से आपको ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। सो आई विल ट्राई टू गिव दिस इन द, जो अभी आपका प्रीलिम्स वाला वीडियो बनाऊंगा उसको मैं इसमें फैक्ट इंक्लूड करके आपको ज़रूर उसमें बता दूंगा, ताकि प्रीलिम्स के हिसाब से भी आप उसको कर सकें और कंप्लीट कर सकें। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।